पटेल समाज सरदार पटेल को लेकर के बहुत गुलामी की बात करता है। पटेल समाज का मैं जानना चाहता हूं कि सरदार पटेल का क्या योगदान है पटेल समाजों के लिए। जितना बड़ा योगदान रामस्वरूप वर्मा का है उतना बड़ा योगदान सरदार पटेल का नहीं है। वेद रामायण महाभारत कौन सा एकेडमिक ग्रंथ है? मैं इतिहासकार हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, रतनलाल सर भी पढ़ाते हैं। कौन सा एकेडमिक है? पूरा प्राचीन काल के सभी ग्रंथ जो वर्तमान सरकार ये कहती है कि रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, रामचरितमानस पढ़ाओ, कौन सा एकेडमिक राइटिंग है? कहाँ की एकेडमिक राइटिंग है? ये केवल कल्पना पर आधारित राइटिंग को आप ये कहेंगे। और आश्चर्य की बात है कि मैं हिस्टोग्राफी पढ़ाता हूँ, राजतरंगिणी से पहले कोई भी इतिहासकार इसको एकेडमिक राइटिंग नहीं मानता था। बीच वो कहते हैं कि पेरियार साहब का जो राइटिंग है एकेडमिक राइटिंग नहीं है। तो महात्मा गांधी की राइटिंग कौन सी एकेडमिक है भाई? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और पेरियार साहब में एक जगह बड़ी समानता है। समानता ये कि जातिवाद को समाप्त दोनों लोग करना चाहते थे। दोनों लोग चाहते थे कि जातिवाद समाप्त हो, और वो चाहते थे कि जातिवाद समाप्त करने के लिए थोड़ा रेडिकल होकर के पेरियार साहब कहते हैं कि जातिवाद समाप्त करने के लिए हमको धर्म को सबसे पहले नष्ट करना पड़ेगा। आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की किताबों को किसी भी कारणवश शरद पवार की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने पूरा वाङ्मय निकाला, लेकिन पेरियार की किताबों को आज भी पूरी वाङ्मय के रूप में नहीं निकाला गया, टुकड़े टुकड़े में निकाला गया है। सबसे पहले अपने सभी महापुरुषों को चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज के इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता श्री रतनलाल सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कमल उसरी सर के कहने पे दिल्ली से इलाहाबाद आने का मन बनाया और हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। रतनलाल सर किसी परिचय का मोहताज नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन रतनलाल सर से मैं जब JNU में छात्र था, MA का छात्र था, तब से मैं सर को जानता हूं। और सर लगातार इन्हीं आंदोलनों में लगातार भागीदारी करते रहे। सर से परिचय तब हुआ जब पहली बार इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में अपना भाषण प्रस्तुत कर रहे थे, और प्रस्तुत करते समय उन्होंने एक व्याख्यान दिया। सर को शायद याद न हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि ब्राह्मण समाज ने हमारे समाज को क्या दिया, या अपर कास्ट के लोगों ने हमारे समाज को क्या दिया। तब वो कह रहे थे सती प्रथा, जाति प्रथा दिया। यह बात मेरे दिमाग में इतना कौंधती रही कि मैं तब से सर का जब कहीं भी लेक्चर होता है मैं सुनने का प्रयास करता था। ऐसे हमारे रतनलाल सर से परिचय हुआ था, तब JNU के दिनों में था। ऐसे ही हमारे आज के अतिथि KC सरोज सर हैं। KC सरोज सर रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। छत्तीसगढ़ में ये चीफ सेक्रेटरी के पद पे थे, और जब से मेरा इनसे परिचय हुआ है तब से लगातार सोशल सामाजिक मुद्दों पे हमारी बात होती रही है। हर तरह के डिबेट होते रहे, हमेशा मेरा मार्गदर्शन प्रोत्साहन किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि KC सरोज सर के लिए मौजूदा तालियां। डॉक्टर कमल उसरी सर, इनके कई नाम हैं, यहाँ पे बताना कितना उचित है मुझे नहीं पता, लेकिन जो वर्तमान नाम है डॉक्टर कमल उसरी सर, एक लंबे समय से हम सब के बीच में बहुत सीनियर के वर्कर के रूप में हैं यहाँ पे, और कई आंदोलनों में ये पार्टिसिपेट किए और कई लोगों को जानते हैं। बातचीत से ऐसा लगता है कि चलते चलते कोई इंसाइक्लोपीडिया जिस तरह की बात होती है, या विश्वकोश जैसे ज्ञान खासकर भारत के संदर्भ में, आंदोलन के संदर्भ में ये अपने मन में रखते हैं। कितना पुरानी से पुरानी बातें जो हमारे इतिहास का हिस्सा है उसके बारे में कमल उसरी सर बहुत अरसे से डिस्कस करते हैं। और जब से मैं इलाहाबाद में आया हूँ, हमारे कई आंदोलन, जिसमें पहले का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके संदर्भ में सर ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया था। उसके बाद
जाति के आधार पे जो नंबर दिए जाते हैं उसके बारे में भी सर ने बड़ा सपोर्ट किया, और अभी जो आंदोलन चला इसके बारे में भी सर ने बहुत सपोर्ट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में हर आंदोलन में लगभग वो शरीक होते हैं। ऐसे जो जिंदा पेरियार जिसे आप कह सकते हैं, या जिंदा एक व्यक्ति कह दो, उनके लिए जोरदार तालियां कमल सकते हैं। बाकी इस मंच में एक साथी मनीष भी हैं जो आयशा के इलाहाबाद यूनिट की प्रेसिडेंट हैं, सचिव है मेरे ख्याल से। और जब से मैं मनीष को जानता हूं, मनीष भी लगातार यूनिवर्सिटीज़ के हर मुद्दे पे भाग लेते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगातार उनके साथ दमन की क्रिया जारी है, केवल इसलिए कि वो सवाल पूछते हैं। यह आज का प्रोग्राम भी सवाल पूछने के लिए ही हुआ है, और ये लगातार जब सवाल पूछते हैं तो यूनिवर्सिटी इनके साथ दमनात्मक कार्रवाई करती है। और ये इनके माध्यम से न केवल सवाल पूछने का, बल्कि ये बच्चों की बहुत मदद भी करते रहते हैं। लगातार इनके निजी जिंदगी में बड़ी समस्या भी रहती है इधर उधर जाने की, लेकिन सवाल करना छोड़ते नहीं, और यूनिवर्सिटी का जो अत्याचार का पहलू उससे मुंह तोड़ जवाब देने में भी पीछे नहीं रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि चूंकि मनीष साथी यहाँ पे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। अंत में मैं ये कहूँगा कि हमारे जो हॉस्टल के यहाँ के छात्र हैं, जिसमें विपिन हैं, विनय हैं, श्रीकांत हैं, उमेश हैं, और अन्य हमारे अमर बहादुर हैं, जितने भी छात्र हैं जिनको मैं कई वर्षों से जानता हूँ, और ये लगातार आंदोलन में शरीक हैं। इस प्लेस पे आंदोलन, इस प्लेस पे ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि रतनलाल सर एक दूसरे कार्यक्रम में आए थे, लेकिन मैं ये चाहता था और कमल सर ये चाहते थे कि ये प्रोग्राम हमारे बच्चों के बीच में हो। हम सबको पता है कि पेरियार साहब को उत्तर भारत में बहुत ठीक से जाना नहीं गया है, न उनके बारे में लोग जानते हैं न समझते हैं। तो पेरियार साहब को समझने के लिए अगर कोई बेहतर प्लेस है इलाहाबाद में, तो मैंने इस हॉस्टल को चुना था। यह मानते हुए कि आज पेरियार के बारे में हमारे बच्चों की जानने की सख्त जरूरत है। आप ये जानेंगे जब पेरियार के बारे में, हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं उनके बारे में, तो आपको आश्चर्य होगा कि पेरियार जहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वर्ल्ड रिनाउंस रेलेवेंट है, वैसे ही पेरियार साहब का भी रेलेवेंस है। लेकिन दुख की बात है कि हम लोग पेरियार साहब के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, और मात्र ये मकसद था कि हमारे बच्चों के बीच में यह आंदोलन की गति तेज हो, उनको समझदारी बढ़े रिसर्च के साथ साथ, इसलिए हमने इस प्लेस को चुना है। और जैसे कि मुझे पता चला है, मैं अपने बच्चों से अपील करता हूं कि आने वाले दिनों में आपके अंदर जो भी मतभेद हो उसको भुला करके हमारे बहुजन 90% का जो कॉन्सेप्ट है उसको, अपने सपनों को उजागर करें, अपने सपनों को आगे बढ़ने की प्रयास करें। यही इस प्लेस का मुख्य बिंदु है। तो मैं एक बार जोरदार चाहूंगा कि आप अपने लिए भी ताली जोर से बजाएं। हमारे साथ हमारे भाई दोस्त प्रेमचंद जी दिल्ली से चलकर आए हैं। इस प्रोग्राम के विशेष रूप से वो दिल्ली से चलकर आए हैं, और प्रेमचंद जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर रहे हैं दिल्ली सरकार में, और न केवल इनको इस चीज़ में लगन है, बल्कि इस एज में ये लगातार फिदुल कास्त्रो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पेरियार जी, तमाम पेरियार लाल यादव पे तमाम किताबों का इन्होंने अध्ययन किया, हमको भी बताते रहते हैं। और चूंकि वो दिल्ली से चल कर आए इस प्रोग्राम के लिए, मैं एक बार चाहता हूं कि उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। हमारे कई पत्रकार साथी यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें मधुसूदन यादव है यहाँ पे, और भी साथी हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों के लिए भी तालियां हो जाए। मैंने बहुत तालियां बजवा लिया, थोड़ी बात अपने कुछ कम शब्दों में कहना चाहूँगा। अब पेरियार के संदर्भ में, चूँकि ज़्यादातर सर बोलेंगे इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। जो मैंने पेरियार साहब को समझा है उसके बारे में, उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो यही कि पेरियार साहब को दक्षिण भारत में तो जाना गया, लेकिन उत्तर भारत में पेरियार साहब को जाना नहीं गया।
कुछ किताबों के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि पेरियार साहब चाहते थे कि उत्तर भारत में इनको ज़्यादा रूप में जाना जाए, इसीलिए ने पेरियार लली यादव से संपर्क किया और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु से संपर्क किया, और ताकि ये बात आए। और केवल एक ही किताब जो प्रमोद रंजन की किताब है पेरियार जी के बारे में, 2 किताबें हैं पेरियार पे उनकी जो मेरे पास है, प्रमोद रंजन की किताब, एक तो पेरियार साहब के सच्ची रामायण और दूसरी किताब जाति व्यवस्था और पितृसत्ता पे है। इन दोनों किताबों के हवाले से कह रहा हूँ कि उन किताबों में ये कहा गया कि पेरियार साहब चाहते थे कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पेरियार साहब के बारे में जाना जाए, लेकिन दुखद बात है कि बहुत ज़्यादा इनके बारे में लोग जान नहीं पाए। प्रमोद रंजन के ही हवाले से कि जेएनयू में जब रिसर्च कर रहे थे तो केवल सच्ची रामायण के सिवा कोई भी किताब यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। और मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रहा था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे ही साहित्य नहीं उपलब्ध था, तो पेरियार साहब पे कहाँ पे होगा। आपको आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में भी मैं नहीं जानता था। जब मैं हाई स्कूल में था तब पहली बार पूना पैक्ट के बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में मैंने जाना, और जब जेएनयू गया तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में इलिनॉय जिलियट का लेक्चर था उसके तब जाना। तो जरा सोचिए, हमारी शिक्षा दीक्षा जेएनयू से होने के बावजूद भी हम अम्बेडकर तक को ठीक से नहीं जान पाए, तो पेरियार साहब को कहाँ जान पाएंगे। ये सवाल है कि किसकी कमी थी, हम लोगों की कमी है और हमारे समाज के लोगों की कमी थी, या कहें कि मनुवाद से जो लोग नहीं चाहते थे कि हम पेरियार के बारे में जाने। अच्छा, वो क्यों नहीं चाहते थे पेरियार के बारे में जाने, इसके पीछे एक बड़ी इम्पोर्टेंट घटना ये है कि मैं रामास्वामी पेरियार को फ्रांस की जो क्रांति के मानने वाले थे उनकी से तुलना करता हूँ। उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सबियर। रॉब्सबियर और पेरियार साहब दोनों लगभग एक जगह पे खड़े होते हैं, जहाँ पे रॉब्सबियर फ्रांस की क्रांति जब वो करते हैं तो फ्रांस की क्रांति में हमको सबको पता है कि 1789 की क्रांति जो थी वो एक खूनी क्रांति है, और ये खूनी क्रांति लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी के लिए था, और जिसका न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही क्रांति पेरियार रामास्वामी करना चाहते थे और अब बहुत हद तक उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या रोल था, क्या डिफरेंस था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मैं मानता हूं कि वो आधुनिक रूसो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, दिदरो हैं, कार्ल मार्क्स की तरह उनका शख्सियत था, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में मॉन्टेस्क्यू की जैसे राइटिंग की कला थी, एकेडमिक दक्षता थी, आपके रूसो की तरह समझदारी थी, अरस्तु की तरह लिखने की जो भी राइटिंग थी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह, या स्पिरिट ऑफ लॉ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त थी, जो पूरी दुनिया में बहुत बिरले लोगों में मिलेगा, इन्हीं लोगों में लेकिन पेरियार साहब में रॉब्सबियर की तरह क्षमता थी। पेरियार साहब उतना ही एग्रेसिव थे जैसा कि रॉब्सबियर एग्रेसिव था, या भी आप ये कह सकते हैं कि जैसा कि थॉमस पेन थोड़ा बहुत एग्रेसिव था। तो पेरियार साहब की शख्सियत इस रूप में थी। पेरियार साहब जहाँ पे बहुत रेडिकल थे, हर बात पे रेडिकल अल्ट्रा रेडिकल थे, इसीलिए शायद इनको पसंद नहीं किया जाता। जैसे रेडिकल इनिज्म, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जहाँ पे कुछ मामलों में रेडिकल थे, बहुत जगह पे मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का अपनाए। पेरियार साहब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अपनाते नहीं थे। जैसे राम के मूर्ति को लेकर के चप्पल से मारना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसा कभी नहीं किए। जैसा कि गणेश की मूर्ति को मारना, चप्पलों से मारना, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कभी नहीं किए। जैसा कि पेरियार साहब ने न केवल इतना बल्कि जो आंदोलन चलाए थे वो भी बहुत, कई बार जेल गए, लगातार कई बार जेल गए। इस मामले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जेल नहीं गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब महाड़ का आंदोलन अपना कर रहे थे, तब भी वो जब अंग्रेजों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर यदि आप आंदोलन को तीव्र करेंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे, लिहाजा आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अंग्रेजों की बात मानी। लेकिन पेरियार साहब ये बात नहीं मानते थे। जस्टिस पार्टी के बनने के दिनों के बाद भी और उसके पहले भी नहीं मानते। तो ये डिफरेंस ये था कि पेरियार साहब अल्ट्रा
अल्ट्रा रेडिकल थे बहुत से मामलों में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं थे। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में भगत सिंह आते हैं। भगत सिंह और पेरियार साहब में थोड़ी सी समानता है कि जहां पेरियार साहब और भगत सिंह दोनों ने एक तरह से जो एक्टिविज्म का पाथ था उसको चुना, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी ये बात कहते हैं कि एकेडमिक से समाज नहीं बदलता है। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो किताब के माध्यम से समाज बदल नहीं पाएंगे। और आप ये मानिए कि जो भी किताबें जिन लोगों ने एकेडमिक पे लिखी हैं वो किताबें एकेडमिक स्तर पे बहुत अच्छी होंगी, लेकिन वही किताब पूरी दुनिया में चली है जो एकेडमिक प्लस एक्टिविस्ट की किताबें हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस मामले में एक्टिविस्ट और एकेडमिक दोनों काम करते थे, चाहे वो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म का हो, चाहे एनिलिएशन ऑफ कास्ट हो, चाहे भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूँ, चाहे पेरियार साहब का। अब आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताबों को किसी भी कारणवश शरद पवार की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने पूरा वाङ्मय निकाला, लेकिन पेरियार की किताबों को आज भी पूरी वाङ्मय के रूप में नहीं निकाला गया, टुकड़े टुकड़े में निकाला गया है। इसकी वजह यह थी कि पेरियार साहब बहुत रेडिकल सोचते, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ट्वीट पे मैं अगर जेल की हवा खा सकता हूँ, एक ट्वीट पे रतन लाल सर के खिलाफ हो सकता है, तो जरा सोचिए पेरियार साहब कितना रेडिकल थे इस मामले में कि जब राम की फोटो को लेकर के बाहर से चप्पल से मारा करते थे। ऐसा नहीं था कि वह अच्छा। दूसरी बात, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पेरियार साहब जहां अल्ट्रा ब्राह्मण के खिलाफ, मतलब नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलाने का प्रयास करते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने केवल ब्राह्मण के नहीं सबके खिलाफ जो ब्राह्मणवाद को मानता था। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो आया वो आमतौर पे ज़्यादातर नॉन ब्राह्मण के अगेंस्ट का वो मूवमेंट था। उसमें उन्होंने इस शूद्रों को भी जोड़ने का, ब्राह्मण को छोड़ के सभी लोग थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में ये डिफरेंस था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये चेतावनी देते थे कि ठीक है, हमको अपर कास्ट के इस आइडियाज़ के खिलाफ रहना जो ब्राह्मणवाद को मानता है, लेकिन शूद्रों अति शूद्रों में, शूद्र का मतलब ओबीसी जो आज का ओबीसी है, अति शूद्र का मतलब जो पंचमा वर्ण है, जो अनटचेबल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये बात कहते थे कि जो पढ़ी लिखी जातियां हैं, जो ओबीसी जातियां हैं, उन ओबीसी जातियों को ये समझना पड़ेगा कि जाति का जो चेहरा अपर कास्ट ने आपको दिया, जो ढोर है, उससे भी बचने की कोशिश कीजिए। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कई जगह पे कहते थे, पर पेरियार साहब कहते थे नहीं, हमको ये जो अपनी काशी की घटना सुनाते हैं या वायनाड की घटना सुनाते हैं, वाइकम मूवमेंट की घटना सुनाते हैं, सभी घटनाओं में ये बात वो साफ साफ दर्शाते हैं कि वो चाहते थे कि एक बड़ा ब्लॉक ब्राह्मण हो, बाकी ब्लॉक न हो, इस तरह से वो बातें कहते थे। अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पेरियार साहब में एक जगह बड़ी समानता है। समानता ये कि जातिवाद को समाप्त दोनों लोग करना चाहते थे। दोनों लोग चाहते थे कि जातिवाद समाप्त हो, और वो चाहते थे कि जातिवाद समाप्त करने के लिए थोड़ा रेडिकल होकर के पेरियार साहब कहते हैं कि जातिवाद समाप्त करने के लिए हमको धर्म को सबसे पहले नष्ट करना पड़ेगा। 4 लोगों को नष्ट करने की कोशिश करते थे, जिसमें सबसे प्रमुख था कि अगर आप धर्म नष्ट नहीं करेंगे तो जातिवाद नष्ट नहीं होगा। धर्म से मतलब था कि अगर हिंदू धर्म को समाप्त नहीं करेंगे तो जातिवाद समाप्त नहीं होगा। वो दूसरा कहते थे जातिवाद, हिंदू धर्म, ब्राह्मण को भी समाप्त करने की बात करते थे, लेकिन वो क्लियर कहते हैं कि ब्राह्मण का मतलब नहीं कि मैं ब्राह्मण एज ए जाति का विरोध करता हूँ, ब्राह्मण का मतलब एज ए होल पूरे ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ, जहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं। लेकिन पेरियार साहब ब्राह्मण के खिलाफ ज़्यादा जहर बोलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थोड़ा सा मॉडरेट आइडियाज़ रखते हैं। एक जगह और समानता है, जैसा कि बताया गया महिलाओं के संदर्भ में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार साहब, यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ पे पेरियार साहब महिलाओं को लेकर के बहुत रेडिकल बातें कहते, वो कहते थे कि हमको हस्बैंड नहीं चाहिए, हस्बैंड मीन्स मास्टर, महिला को हम पुरुष हस्बैंड नहीं चाहिए, क्योंकि जो हस्बैंड होता है वो मास्टर होता है, और जब वो मास्टर होगा तो जाहिर है कि बाइनरी होगा, कोई न कोई दूसरा दोयम दर्जा का व्यक्ति होगा। दूसरा, पत्नी शब्द के इस्तेमाल से भी वो भागते थे। वो कहते थे पत्नी भी नहीं होना चाहिए, तो वो कहते थे कि दोनों दोस्त बन के रहें।
ये ब्राह्मणवाद को सबसे बड़ा धक्का था, क्योंकि ब्राह्मणवाद और हर धर्म, केवल ब्राह्मणवाद की बात नहीं, हर धर्म अपने जगह पे हस्बैंड का ही दर्जा देता है और पत्नी को कहता कि पत्नी के लिए कि पति के पैरों में जन्नत होती है। ये इस्लाम भी कहता है, ये सिखिज्म भी कहता है, ये क्रिश्चियनिटी भी कहता है, ये हिंदू धर्म भी कहता है। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पेरियार साहब ये कहते थे कि नहीं, हम लोगों को अपने जो जीवन साथी, वो जीवन साथी का ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पति पत्नी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ कहते थे। लेकिन एक जगह पे ये थोड़ा और अल्ट्रा रेडिकल हो जाते हैं। महिलाओं को अधिकार देने के मामले में वो कहते थे कि महिला को तो इतना भी अधिकार होना चाहिए, यदि बच्चा पैदा करना महिला के अधिकारों के खिलाफ है तो उसको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। यह बात इतना रेडिकल था कि 1870 के दशक में जब फेमिनिज्म का सवाल उठा था पश्चिमी देशों में, हमारे, देखिए कितना आश्चर्य की बात है कि हमारे हिस्टोरियंस इतना जहर फैलाया हमारे समाज में, और आज भी फैला रहे हैं कि हमारे लोगों के द्वारा पढ़ाए गए किसी भी आइडियाज़ को नहीं रखते। जितनी भी फेमिनिस्ट हिस्टोरियन हैं, चाहे मेरी जॉन हो, चाहे शर्मिला रेगे हो, चाहे हमारे देश के एम.कॉम हो, या तमाम तरह की महिलाओं ने रेडिकल फेमिनिज्म की बात की, वर्ल्ड के लेवल पे बात की, लेकिन ये सब इस्तेमाल नहीं करते। जितने भी फेमिनिस्ट हिस्टोरियन हैं वो अपने आप को ये मानते हैं, चाहे कमला भसीन हो, कमला भसीन भी कभी भी हमारे समाज के हिस्टोरियंस को ध्यान नहीं दिया। ये केवल रेडिकल फेमिनिस्ट हिस्टोरियन ही कहते हैं कि यदि बच्चा पैदा करना अगर महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है तो हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन ये बात पेरियार साहब 20वीं शताब्दी में कह के चले गए, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने, चाहे वो बिपिन चंद्रा हो, चाहे सतीश चंद्रा हो, चाहे रोमिला थापर हो, मेरे जेएनयू के जितने भी इतिहासकार हैं, कभी हमको ये जेएनयू में पढ़ाया ही नहीं। मैं एमए किया जेएनयू से, हिस्टोरिकल मेथड पढ़ता था, कभी भी इस सवालों पे नहीं किया। लेकिन आश्चर्य की बात है, जब पेरियार साहब ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। अब अंतर क्या था कि पेरियार साहब को की बातों को इन जनरल हमारे जो इतिहासकार हैं उनको लोग सीरियस लेते ही नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विथ रेफरेंस लिखते थे, तभी जब थोड़ा बहुत सीरियस लिया गया। जब 1870 बीएसपी के आंदोलन के बाद ये थोड़ा, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, तब लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया डॉक्टर बी आर कांसीराम के आंदोलन के बाद। उससे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की राइटिंग को कहीं नहीं देखा जाता। लेकिन पेरियार साहब की राइटिंग को तो और भी नाराज। वो कहते हैं कि पेरियार साहब का जो राइटिंग है एकेडमिक राइटिंग नहीं है। तो महात्मा गांधी की राइटिंग कौन से एकेडमिक है भाई? स्वराज, हाँ स्वराज, वो की उस पूरी एकेडमिक नहीं है। और उसी तरह की राइटिंग में पेरियार साहब लिखते हैं। अब ये कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले और साहू जी इनकी फुले जी की किताबी राइटिंग है, सिलेबरी भी एकेडमिक राइटिंग नहीं है। तो यो हमारे सारी राइटिंग को कहते हैं एकेडमिक राइटिंग है। और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की राइटिंग है, उसको कहते हैं बहुत बड़े एकेडमिक राइटिंग है। या महात्मा गांधी के राइटिंग को ये कह देते हैं बहुत एकेडमिक राइटिंग है। तो कुल मिलाकर के कि हमारे समाज के जो अगुआ रहे हैं उनके राइटिंग को तो एकेडमिक नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, और अपने राइटिंग को ये बढ़ा। वेद, रामायण, महाभारत कौन सा एकेडमिक ग्रंथ है? मैं इतिहासकार हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, रतनलाल सर भी पढ़ाते हैं, कौन सा एकेडमिक है? पूरा प्राचीन काल के सभी ग्रंथ जो वर्तमान सरकार ये कहती है कि रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, रामचरितमानस पढ़ाओ, कौन सा एकेडमिक राइटिंग है? कहाँ की एकेडमिक राइटिंग है ये? केवल कल्पना पर आधारित राइटिंग को आप ये कहेंगे। और आश्चर्य की बात है कि मैं हिस्टोग्राफी पढ़ाता हूँ, राज तरंगिणी से पहले कोई भी इतिहासकार इसको एकेडमिक राइटिंग नहीं मानता था। बीच में रोमिला थापर ने ओरल ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो प्राचीन के छात्र हैं या कोई भी छात्र, लगातार इतना रटा दिया गया है उनके मन में कि रामायण महाभारत को एक एकेडमिक राइटिंग बना दिया गया है और एक धार्मिक ग्रंथ भी बना दिया गया है। और धार्मिक ग्रंथ जब बना दिया गया तो हम उसको धर्म के नाम पे टच नहीं करते हैं, उसकी क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो सुपर स्ट्रक्चर है कार्ल मार्क्स के अनुसार, कि जो सुपर स्ट्रक्चर है कार्ल मार्क्स के अनुसार, या जो हेजेमनिक ग्रंथ है उसको हम टच नहीं कर सकते।
इसीलिए हम राम पे सवाल नहीं उठा सकते, हम कृष्ण पे सवाल नहीं उठा सकते। आखिर मैंने कौन सा गलत बोला था? मैंने जो ट्वीट किया था उस किताब में, पेरियार साहब की किताब में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। आश्चर्य की बात है कि यही सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट देती है, यही हाई कोर्ट इस पे जजमेंट देती है। और जब मैं ये कहता हूं तो मेरे ऊपर एफआईआर होता है और मुझे ये कहा जाता है कि यदि आप बेल नहीं लेंगे तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। मैं 15-20 दिन अंडरग्राउंड था केवल इस वजह से। तो आप जरा सोचिए कि आप वही बातें कहते जो सत्य है, और हमारे साथ मैं इस स्पीच के माध्यम से आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग देखिए, हमला चारों तरफ हो रहा है और हमसे ये कहा जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि आपको इस पे नहीं बोलना चाहिए, आपको इस तरह के विचार नहीं करना चाहिए। मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि बताइए मैं किस समय बोलूंगा? क्या जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, या बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, या समाजवादी की सरकार आएगी, या कुछ फेवरेबल सरकार आ जाए तब हमको बोलना चाहिए? तब कौन सी वीरता है? ये पेरियार साहब की जो किताब है, उस किताब के माध्यम से पेरियार साहब कई बार ये कहते हैं कि हमको अपने साहस के साथ अपनी बात करनी चाहिए, अपनी साहस दिखाना चाहिए। और पेरियार साहब ने साहस दिखाया कि ऐसा। पेरियार साहब जब कहते हैं कि साहस के साथ बात करनी चाहिए, तो उसका मतलब यही है कि जब धारा विपरीत हो तब बात करनी चाहिए। और हमारे लिए कोई सरकार आए कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार कभी रही नहीं थी, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं थी, ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब भी हम 6 से छतरे पढ़ते थे, 10 से तलवार पढ़ते थे, 10 से डमरू पढ़ते थे, 6 से ठठेरा पढ़ते थे, 10 से बहेलिया पढ़ते थे, राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है, तब भी हम पढ़ते थे जब बहुजन पार्टी की सरकार थी। ये हम आज भी पढ़ते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, जब कांग्रेस की सरकार रही। इसका मतलब ये है कि वो चाहते ही नहीं कि आप कास्ट सिस्टम पे बात करें। तो हमारे लिए तो हर सरकार बराबर है ना, हमारे लिए तो ऐसे नहीं है। दलितों पे एट्रोसिटीज पहले भी घटती थी, आज भी घट रही है। तो भगत सिंह कहते थे कि हमको आज़ादी केवल अपर कास्ट के लोगों से नहीं चाहिए, बल्कि पूंजीवाद के लोगों से भी चाहिए। और यह बात साबित हुई कि 75 वर्ष हो गए हमारे देश में, लेकिन आप अगर बसावन इंडिया या तमाम लोगों का रेफरेंस देखें तो कितने प्रधानमंत्री हैं किस कास्ट के हैं आपको पता चल जाएगा। एक भी दलित प्राइम मिनिस्टर अब तक नहीं बना है, एक भी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाल है। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बोलते हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में कितने दलित के जज बने, कितने ओबीसी जज बने, यह बात उनको समझनी चाहिए। दो जजों ने लिखा है अत्याचार करने की बेइंतहा हो गई है, आपने लगातार हम पे अत्याचार किया है। एक मुख्यमंत्री यादव को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, एक यादव लक्ष्मण यादव को आप यूनिवर्सिटी से निकाल रहे हैं। क्या मतलब है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको अपने हिसाब से फिट करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि यादव जो मध्य प्रदेश का मिनिस्टर है वो हमारे हिसाब से धर्म की बात करेगा, इसीलिए अब मीट खाना बैन कर दिया, महाकाल मंदिर का। एक यादव जब पेरियार ललई यादव की बात करता है, पेरियार स्वामी की बात करता है, अंबेडकर की बात करता है, तो वो गलत है। वो चाहते नहीं कि यादव समाज जागरूक हो, वो चाहते नहीं, वो चाहते कि यादव समाज पहले जैसे गुलाम था वैसे ही गुलाम रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि कुशवाहा भी ना पढ़े, रामस्वरूप वर्मा को भी पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। पटेल समाज सरदार पटेल को लेकर के बहुत गुलामी की बात करता है। पटेल समाज का मैं जानना चाहता हूं कि सरदार पटेल का क्या योगदान है पटेल समाजों के लिए। जितना बड़ा योगदान रामस्वरूप वर्मा का है उतना बड़ा योगदान सरदार पटेल का नहीं है। लेकिन पटेल समाज ये सोचता है कि नहीं, हमारे सबसे बड़ा आराध्य पटेल समाज के हैं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि रामस्वरूप वर्मा को पटेल समाज के लोगों को पढ़ना चाहिए और हमारे जो नायक हैं उनको गढ़ना चाहिए और हमारे नायक को बनाना चाहिए। और मैं इस अपील के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि साथियों, जब आपके ऊपर हमला हो तो आप अपनी जाति,
धर्म को भुला करके अपने लोगों के पीछे खड़े हों, तब ये आपको टच नहीं कर पाएंगे। और जब तक चाहे वो इलाहाबाद में मैं हूँ या और हमारे तमाम साथी हैं, चाहे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण यादव हो, चाहे आपके रितु सिंह हो, चाहे लक्ष्मण सर हो, चाहे रविकांत सर हो, या ऐसे तमाम लोग हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं। बहुत से प्रोफेसर हम लोग तो बोल देते हैं, बहुत से प्रोफेसर घुटते हैं अंदर अंदर। इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत से प्रोफेसर कोने में आके कहते हैं विक्रम मैं भी दलित हूँ, देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ क्या बोलते क्या नहीं। एक प्रोफेसर के साथ बड़ी अत्याचार हुई, वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैडम आप बोलिए, आप बोलते, जब आप बोलेंगी तब तो बात बनेगी। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने अत्याचार को दबाइए नहीं। जो हॉस्टलों में जातिवाद चल रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आप खुलकर बोलिए। कितना मौत होगी, 1 2 3 4 5, एक दिन तो आपकी बात आएगी और आप मरने को तैयार रहिए जैसे सब लोग मरने को तैयार रहें। मैं इसी के साथ कि अपने अधिकार के लिए आप झुकेंगे नहीं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।